हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट्स। और आज हम इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो है रिट्स। रिट्स जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। तो ये रिट्स क्या होती है, इसे इशू कौन करता है, इसके आर्टिकल्स कौन कौन से आर्टिकल्स के अंडर आप रिट्स इशू कर सकते हैं, और कितने टाइप्स के रिट्स है, उन रिट्स का पर्पस क्या है, कौन इसे इशू कर सकता है और कौन इशू नहीं कर सकता। तो वो सब जितनी भी ये चीजें हैं, इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम अपनी इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो रिट्स किसे कहते हैं वो जानने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जानना बहुत जरूरी है, वो है फंडामेंटल राइट्स। व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जब हम किसी देश के सिटीजन बनते हैं, हम जब किसी देश के नागरिक होते हैं, तो उन्हें उस देश के नागरिक होने पर कुछ जो है ह्यूमन राइट्स मिलते हैं, बेसिक अधिकार मिलते हैं। ओके, जिसके थ्रू वो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो जब किसी इंडिविजुअल को कुछ राइट्स मिलते हैं जिसके द्वारा वो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं फ्रीली, किसी भी इंटरफेरेंस के बिना, तो उसे कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो ये फंडामेंटल राइट्स आपको किसी देश का सिटीजन होने के वजह से मिलते हैं। अगर आप किसी देश के नागरिक हो तो आपको उस देश में रहते हुए अपने आप को फ्रीली ग्रो करने के लिए जो बेसिक राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो होते हैं फंडामेंटल राइट्स। आई होप आपको फंडामेंटल राइट्स क्लियर हो गया होगा। नाउ, अगर आपको किसी देश में रहने के लिए फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपको किसी चीज की जरूरत होती है। ओके, आपको अधिकार तो मिल गए, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप किसी के पास जा नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते कि सर हमारा ये फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, हमारे अगेंस्ट ये चीज हुई है, तो प्लीज आप इसको रोकिए। ओके, तो वो जो अथॉरिटी है जो आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है वो है सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास रिट्स होती है। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ रिट्स होती है जिसके थ्रू वो इनको प्रोटेक्ट कर सकता है। तो रिट्स क्या है? रिट्स वो ऑर्डर्स है सुप्रीम कोर्ट के पास जो सुप्रीम कोर्ट देता है किसी भी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि किस किस के पास अथॉरिटी है। जैसे मैंने अभी बताया, सुप्रीम कोर्ट एंड एज वेल एज हाई कोर्ट। ओके, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास ये अथॉरिटी है कि ये रिट्स इशू कर सकता है। सबसे पहले तो हम आर्टिकल देख लेते हैं, कौन कौन से आर्टिकल जो है ये इसके साथ डील करते हैं। तो आर्टिकल 32, अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट इशू कर सकता है, ऑर्डर्स इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑर्डर्स इशू कर सकता है सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए। माना अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट होती है, कोई उसे वायलेट करता है, तो आप डायरेक्टली जो है आप जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं कि सर हमारा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट आपका डायरेक्टली डिसीजन ले सकता है। एट द सेम टाइम आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है कि वो क्या कर सकता है, रिट्स इशू कर सकता है अगर आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ हो, एट द सेम टाइम कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ हो। लीगल राइट की भी वायलेशन होती है, किसी ने आपका लीगल राइट वायलेट कर दिया तो उसके अगेंस्ट भी आप जा सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम आप फंडामेंटल राइट्स के पास भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि फंडामेंटल राइट्स की गारंटर जो है वो क्या है, आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड एज द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्यों? देखिए, हमने अभी पढ़ा कि गारंटी जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी जो गारंटी है वो कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट भी देता है एज वेल एज हाई कोर्ट भी देता है। लेकिन अगर आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है तो आप हाई कोर्ट के पास जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। ओके, अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट करता है तो आप फंडामेंटल राइट को वायलेशन के लिए आप जो है हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हैं या डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि आप क्यों हाई कोर्ट के पास नहीं गए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास पावर है, वो सिर्फ फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन के लिए रिट्स इशू करता है। एट द सेम टाइम हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए तो इशू करता ही करता है रिट्स, लेकिन वो लीगल राइट्स, किसी का अगर
लीगल राइट भी कोई वायलेट हो रहा है तो उसके अगेंस्ट जो है वो हाई कोर्ट जो है आपका रिट्स इशू करता है। तो आई होप आपको रिट्स का मतलब भी समझ आ गया होगा और आर्टिकल कौन कौन से डील करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट्स इशू करता है आर्टिकल 32 के अंडर, एंड एट द सेम टाइम आपका जो हाई कोर्ट है वो डील करता है आर्टिकल 226 के अंडर। ओके, नाउ एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने अभी आपको ये डिटेल में समझाया कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो इशू कर सकता है रिट्स। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं आप पार्ट 3 में, तो उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है रिट इशू कर सकता है। मतलब आर्टिकल 32 खुद एक फंडामेंटल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी प्रोवाइड करना, किसी भी फंडामेंटल राइट के वायलेशन होने पर उसको जो है आपके रेमेडी देना, रिट्स इशू करना, वो खुद एक फंडामेंटल राइट है। मतलब आर्टिकल 32 जो है वो फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन के लिए होता है, लेकिन फंडामेंटल राइट जो है ये आर्टिकल 32 खुद है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी प्रोवाइड करना जो है वो खुद एक फंडामेंटल राइट है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट कि कितने टाइप्स के ये रिट्स होते हैं। ओके, और इनके पर्पस क्या क्या है, कौन कौन किस किस जगह पे हम इनको इशू कर सकते हैं और किस किस जगह पे हम इन्हें इशू नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिट्स ऑफ हेबस कॉर्पस। तो रिट्स ऑफ हेबस कॉर्पस जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट है किसी की पर्सनल लिबर्टी को लेके, किसी की आजादी अगर कोई छीनता है उसे गिरफ्तार करके। ओके, तो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट राइट है कि वो आदमी जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा सकता है, या उसकी फैमिली जा सकती है, उसके क्लोज फ्रेंड्स जा सकते हैं कि सर मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, ये लोग मुझे ऐसे उठा के ले आए। तो यहाँ पे हेबस कॉर्पस का मतलब यही होता है, लेट अस हैव द बॉडी। मतलब वो क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जाएंगे, वहां पे बताएंगे, फिर जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो ऑर्डर इशू करेगा, रिट इशू करेगा किसकी, हेबस कॉर्पस की, और उस अथॉरिटी को वहां पे बुलाएगा जिन्होंने उसे अरेस्ट किया है। ओके, तो पर्पस यहाँ पे यही है कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली जाके अपने रिलेटिव या खुद को छुड़वा सकते हैं, ये प्रूफ करवा के कि सर हमने जो है कुछ भी गलत नहीं किया है। कि इसका मतलब यही है पर्पस कि डायरेक्टली रिलीज ऑफ द पर्सन डिटेन्ड अनलॉफुली। किसी भी अगर पर्सन को बिना किसी गलती के डिटेन किया गया है तो हम यहाँ पे रिट ऑफ हेबस कॉर्पस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में जाके उसे छुड़वा सकते हैं। तो पर्पस ये है। और ये कौन किसके अगेंस्ट इशू होती है, सुप्रीम कोर्ट इसको किस किस के अगेंस्ट दे सकता है, या तो आपका पब्लिक अथॉरिटी, किसी पब्लिक अथॉरिटी ने गिरफ्तार किया, पब्लिक अथॉरिटी माने आपका पुलिस हो गया, अच्छा पुलिस हो गया, पब्लिक अथॉरिटीज यही होती है, तो पब्लिक अथॉरिटीज में आपका पुलिस हो गया, इन्होंने किसी को गिरफ्तार कर लिया। एट द सेम टाइम ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ऊपर भी लगता है। ओके, तो इस जो है रिट को किस किस के अगेंस्ट इशू कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, एक प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट एंड एट द सेम टाइम आपके पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट। नेक्स्ट, इसको किस किस के अगेंस्ट इशू नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो हमने यही बोला कि अगर किसी ने अनलॉफुली डिटेन किया है, बिना अगर उस इंसान ने किसी भी लॉ को वायलेट नहीं किया है और उसके बावजूद उसे कोई उठाकर ले गया है, पुलिस उठाकर ले गया है, ये तभी लगती है। अगर किसी ने लॉ के अगेंस्ट क्राइम किया है, किसी ने लॉ के अंदर कोई क्राइम किया गया है जिसके लिए लीगल जो है पनिशमेंट है, अगर किसी ने उसको ऐसा क्राइम किया है, तब वहां पे अगर कोई किसी इंसान को उठाकर लेके जाता है, उसका अरेस्ट करता है, तब आप जाके रिट्स ऑफ हेबस कॉर्पस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कि कोर्ट ने कुछ आपको ऑर्डर्स दिए कि आप सर आपको ये नहीं करना है, एंड देन आप वही करते हो, तो वो होता है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। तो अगर उसके अगेंस्ट भी आप कुछ करते हैं तब भी आपके अगेंस्ट रिट ऑफ हेबस कॉर्पस नहीं लगती है। और जब डिटेंशन जो होती है आउटसाइड ऑफ कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन, ऐसी जजमेंट जो कोर्ट नहीं दे सकता जिसके अगेंस्ट, अगर वहां पे आपका डिटेंशन होता है तब भी आपके अगेंस्ट हेबस कॉर्पस नहीं लगता। जैसे मार्शल कोर्ट, आपको पता ही है, अगर आर्मी वाले कुछ क्राइम करते हैं या आर्मी वालों के जो भी लॉज है वो किससे डील करते हैं, मार्शल कोर्ट। वो मार्शल कोर्ट में जाते हैं फैसले, वो आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं जाते। इसीलिए यहाँ पे अगर आपको कोई आर्मी वाला आता है तो उसके अगेंस्ट भी रिट आप इशू ऑर्डर नहीं कर सकते।
तो आई होप आपको हेबस कॉर्पस का कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना। हेबस कॉर्पस का मतलब होता है लेट द बॉडी, लेट अस हैव द बॉडी। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है प्लीज जिसने भी इसे अरेस्ट किया उसको हमारे पास लाइए और उस इंसान को भी हमारे पास लाइए, हम सॉल्व करेंगे कि इसने ये क्राइम किया है या नहीं किया है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसे हम पर्सनल लिबर्टी का बहुत ही क्रूशियल रिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके किसी को भी ऐसे फालतू में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, किसी को भी बिना किसी गलती के प्रिजन में नहीं बिठाया जा सकता, रखा जा सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट रिट, रिट ऑफ मैंडेमस। तो रिट ऑफ मैंडेमस, मैंडेमस जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है वी कमांड। वी कमांड मतलब हम आदेश देते हैं। इसका मतलब यही है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी सुपीरियर कोर्ट, जो भी बड़ा कोर्ट होता है, वो क्या करता है, अपने से निचले कोर्ट को या पब्लिक अथॉरिटी को बोलता है कि सर ये आपकी ड्यूटी है, आप प्लीज इसे निभाइए। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जब पब्लिक अथॉरिटी होती है उसको पता ही नहीं होता कि उसकी ड्यूटीज क्या क्या है, या वो अपनी ड्यूटीज निभाते ही नहीं है। ओके तो बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहां पे आपको सुनने को मिला होगा कि सर इन्होंने तो हमारा ये काम ही नहीं किया, इनका तो ये काम था। तो उस जगह पे आपके पास सुप्रीम कोर्ट या कोई हायर कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट जो है वो क्या करेगा, लोअर कोर्ट को या फिर एट द सेम टाइम जो अथॉरिटी आपकी काम नहीं कर रही है ना, कभी कभी ऐसे भी होता है कोर्ट जो है वो बहुत टाइम लगा देता है डिसीजन लेने को, एंड एट द सेम टाइम लेते नहीं है, पेंडिंग रहते हैं। और कुछ अथॉरिटीज भी होती है जिनका काम होता है, ड्यूटी होती है, लेकिन वो ड्यूटी करते ही नहीं है। तो उस केस में जो सुपीरियर कोर्ट होता है या फिर सुपीरियर अथॉरिटी होती है वो इनको बोल सकती है कि सर वी कमांड, हम आपको बोल रहे हैं कि ये आपकी पर्सनल ड्यूटी है, आपके एज अ अथॉरिटी का कुछ रोल है, आपकी कुछ जवाबदेही है, तो ये आपका काम है, तो प्लीज आप इसको पूरा कीजिए। ओके तो यहाँ पे यही है कि इट इज एन ऑर्डर फ्रॉम अ सुपीरियर कोर्ट टू अ लोअर लॉ authority or public authority to perform an act which falls within its duty. It is issued to secure the performance of public duties as well as to enforce private rights held by the public authority. Public authority के पास कुछ ड्यूटी है, उनके कुछ हक है कि वो प्राइवेट इंडिविजुअल के राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, और ये इशू इसीलिए होता है ताकि जो है पब्लिक जो अथॉरिटी है वो अपनी ड्यूटीज ढंग से करे। तो इसका पर्पस तो यही हो गया कि किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को बोलना कि ये सर आप प्लीज अपनी ड्यूटी ढंग से करें। तो पर्पस ऑफ मैंडेमस इज दैट इट डायरेक्ट अ पब्लिक अथॉरिटी टू डू इट्स ड्यूटी। एट द सेम टाइम इसको किस किस के अगेंस्ट इशू किया जा सकता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस किस के अगेंस्ट बोलेगी कि सर आप अपनी ड्यूटी करिए। तो पब्लिक बॉडी, अगर कोई पब्लिक बॉडी जो है वो काम नहीं कर रही है उसको बोलेगी। कॉपरेशन जो कॉपरेटिव्स होते हैं उनको बोलेगी, है ना। एट द सेम टाइम आपके इंफीरियर कोर्ट, कोई भी छोटे कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, आपके हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट में आपका सेशन कोर्ट आ जाता है, तो ये अगर काम नहीं करते तो इन्हें भी बोल सकती है गवर्नमेंट। ट्राइब्यूनल्स जो होते हैं उनको भी ये कह सकते हैं, और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट अपनी कोई ड्यूटी नहीं निभा रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट को दिख रहा है कि ये बहुत ही सीरियस कॉज ऑफ कंसर्न है और गवर्नमेंट उस पर कुछ डिसीजन ही नहीं ले रही है, तो आपका वहां पे सुप्रीम कोर्ट रिट ऑफ मैंडेमस इशू कर सकता है कि सर इट इज योर ड्यूटी एंड यू आर नॉट फुलफिलिंग दिस ड्यूटी। सो हम रिट ऑफ मैंडेमस ऑर्डर करते हैं। किस किस के अगेंस्ट इशू नहीं किया जा सकता, प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी, अगर कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो प्राइवेटली कोई इंडिविजुअल ओन कर रहा है तो प्राइवेट जो है वो इसके अंडर नहीं आता, मतलब पब्लिक अथॉरिटी को ही हम बोल सकते हैं कि सर आप अपना ये काम कीजिए, हम प्राइवेट अथॉरिटीज को नहीं बोल सकते। एक ऐसी डिस्क्रिशनरी ड्यूटी वो ड्यूटीज होती है जिसके पास आप किसी को पावर दे देते हैं कि आप ये करना चाहते तो करिए, नहीं करना चाहते तो मत करिए। जब वैसा कहीं आ जाता है और वो इंसान उस ड्यूटी को नहीं करना चाहता, तो अब वहां पे आप ये मैंडेमस की ड्यूटी नहीं दे सकते, क्योंकि आगे से फिर यही जवाब आएगा कि सर हमें तो डिस्क्रिशनरी पावर है, हम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, जहां पे आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कोई ऑब्लिगेशन है, तो वहां पे भी आप रिट्स ऑफ मैंडेमस इशू नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर बोथ इसके अंडर नहीं आ सकते। अगर प्रेसिडेंट कुछ करना चाहता है, कुछ डिसीजन लेना चाहता है,
तो वो ले सकता है, नहीं लेना चाह सकता तो वो उसकी मर्जी। ऐसे ही गवर्नर के केस में भी सीजीआई, सीजे, हाई कोर्ट एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी, जो एक्ट कर रहे होते हैं हाई कोर्ट, सीजीआई, ठीक है, उनके अगेंस्ट भी ये जो रिट है इशू नहीं की जा सकती। तो आई होप आपको रिट ऑफ मैंडेमस भी क्लियर हो गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट जो है हमारा रिट ऑफ सर्टियोररी। सर्टियोररी, सर्टियोररी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, हम आपको सर्टिफाई करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स द अथॉरिटी टू इशू द रिट ऑफ सर्टियोररी टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू ट्रांसफर द मैटर ऑफ कंसर्न टू इट और सम अदर सुपीरियर अथॉरिटी ऑफ क्रिटिकल कंसिडरेशन। यहाँ पे सर्टियोररी का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो किसको, अपने से नीचे वाले कोर्ट को या फिर ट्राइब्यूनल को बोलती है कि सर ये बहुत ही ज्यादा मैटर ऑफ कंसर्न है, सीरियस कंसर्न है, तो आप प्लीज हमको ये ट्रांसफर कर दीजिए, हम जल्दी जल्दी से सॉर्ट आउट करेंगे। कभी कभी लोअर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल के पास बहुत ज्यादा केसेस होते हैं तो उनको कुछ सॉल्व करने में टाइम लग जाता है, तो उसके थ्रू जो है ये सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि सर अगर आपको टाइम लग रहा है तो प्लीज आप हमें इसे ट्रांसफर कर दीजिए, ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है और हम इसके ऊपर डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पे अगर किसी लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन ले लिया है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये डिसीजन गलत है, आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे न्यूज में कि जिसमें हाई कोर्ट ने कुछ डिसीजन लिया होता है या किसी लोअर कोर्ट ने डिसीजन लिया होता है, तो हाई कोर्ट उसको ओवरटर्न कर देता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, या फिर सुप्रीम कोर्ट उसको ओवरटर्न कर देता है। तो उस जो रिट, जहां उस टाइम पे जो रिट इशू की जाती है वो यही की जाती है कि रिट ऑफ सर्टियोरी, कि सर हम आपको ये बताना चाह सकते हैं कि ये आपकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है या फिर आप इस पे डिसीजन नहीं ले सकते, या आपने अगर ले लिया है तो प्लीज आप हम इसे ओवरटर्न कर रहे हैं क्योंकि ये आपका सही नहीं है। तो इस रिट का इशू करने का मतलब यही है कि कभी कभी लोअर कोर्ट से भी गलती हो जाती है, तो वहां पे जो है आपके सुप्रीम कोर्ट जो है वो बोलती है कि सर प्लीज आप ये हमें ट्रांसफर कर दीजिए, हम देखेंगे, या हम ये ओवरटर्न कर सकते हैं आपका डिसीजन अगर आपको लगता है कि ये गलत है। ओके, तो यहाँ पे इसका पर्पस यही है कि हायर कोर्ट जो है वो क्या करता है, रिमूव कर देता है प्रोसीडिंग, जो लोअर कोर्ट जो प्रोसाइड कर रहा है किसी केस के ऊपर वो वहां से उसे हटा के अपने आप के पास ट्रांसफर कर देता है। ओके, तो सबसे पहले तो ये किस किस के अगेंस्ट इशू की जा सकती है, स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल पब्लिक ऑफिस, जो कि लॉ के अंडर पार्लियामेंट ने किसी एक्ट के अंदर बना रखे हैं वो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पब्लिक ऑफिस, इन्हीं के अंडर जो है आप क्या कर सकते हैं, रिट ऑफ सर्टियोररी इशू कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडीज को आप बोल सकते हैं कि सर आप प्लीज अपना ये चीज हमें ट्रांसफर कर दीजिए, या हम आपसे ये ट्रांसफर ले रहे हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंडर। और हम यहाँ पे इसको किसके अगेंस्ट इशू नहीं कर सकते, मिनिस्ट्रियल ऑफिस, अगर मिनिस्ट्री कोई डिसीजन ले रहा है तो आप उसको ओवरटर्न नहीं कर सकते, और प्राइवेट ऑफिस एट द सेम टाइम। ओके, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है आपका रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है किसी को रोकना, किसी को कोई चीज करने से रोकना। तो आपका यहाँ पे प्रोहिबिशन का मतलब यही है, स्टे लगाना। ओके, रिट मीन्स टू फॉरबिड, किसी को रोकना, इसको स्टे ऑर्डर भी कहते हैं। आपने बहुत सारे केसेस में देखा होगा कि कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रही है तो आपने बहुत सारा सुना होगा कि वहां पे जी स्टे लग गई, तो वहां पे मतलब काम करने से रोक दिया गया, तो उसको बोलते हैं आपके writ of prohibition. This writ is issued in cases when a lower court or a body makes efforts to transgress the limited and powers vested in it. तो कभी कभी ऐसा होता है लोअर कोर्ट जो होता है वो ऐसे डिसीजन ले लेता है, या और जो बॉडीज होती है आपकी बॉडीज, पब्लिक बॉडीज, वो कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो उनके अंडर थे ही नहीं, वो उस डिसीजन को लेने के लिए उनके पास अथॉरिटी ही नहीं थी, लेकिन वो क्या कर देते हैं, उन डिसीजंस को ले लेते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं केसेस पे स्टे लगाई जाती है कि सर आपके पास ये पावर नहीं है, आप इस डिसीजन को नहीं ले सकते। या फिर एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, किसी भी लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल को बोलती है कि ये जो जुरिस्डिक्शन है इस पे डिसीजन लेने का आपका हक नहीं है, आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है, इसलिए वहां पे सुप्रीम कोर्ट कौन सी रिट इशू करती है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। नेक्स्ट एंड लास्ट, ओके, तो यहाँ पे ये छूट गया कि किसके अगेंस्ट इशू की जा सकती है। तो आपके जो प्रोहिबिशन है वो किस किस के अगेंस्ट इशू की जा सकती है, जुडिशियल, अगर जुडिशरी कोई डिसीजन लेती है जो वो डिसीजन नहीं ले सकती, उन्होंने अपने से बड़ा बड़ा डिसीजन ले लिया। क्वासी जुडिशियल बॉडीज, जो कि आधी जुडिशियल होती है और आधी अपने आप से काम करती है,
और एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी। एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी वो अथॉरिटी होती है जो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, किसी चीज को एडमिनिस्टर करने में काम करती है, हम उनके अगेंस्ट भी ये डिसीजन ले सकते हैं। एट द सेम टाइम लेजिस्लेटिव और पीवीटी प्राइवेटली बॉडीज और इंडिविजुअल, हम इनके अगेंस्ट ये डिसीजन नहीं ले सकते। लेजिस्लेचर कोई लॉ बना रहे तो हम वहां पे ये नहीं बोल सकते कि आपकी ये बनाने की पावर नहीं है, जबकि पावर बनाने की, लॉ बनाने की पावर तो लेजिस्लेटर के पास ही होती है ना। प्राइवेटली ओन्ड बॉडीज जो इंडिविजुअल होते हैं उनके अगेंस्ट भी हम ये डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, वो पब्लिक को नहीं हर्ट कर रहे हैं इस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे रिट ऑफ प्रोहिबिशन हो गया। एंड लास्ट रिट जो है वो आपके क्यो वोरांटो। क्यो वोरांटो का मतलब होता है बाय व्हाट ऑथराइजेशन is the order issued in order to investigate the legality of a claim by a person or an authority that is not entitled to act in a public office। आप सबको ये पता ही है कि जब आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं तो उसका पर्पस ये होता है कि आप एग्जाम क्लियर करके आप गवर्नमेंट ऑफिसर लगे, है ना। आप बिना एग्जाम किए गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं लग सकते। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि अगर कोई प्रोसीजर ना फॉलो करके ऐसे ही पब्लिक ऑफिस में आ गया है ना, तो उसके लिए आपकी रिट है क्यू वोरांटो, कि आपको किसने ऑथराइजेशन दी ये काम करने के लिए, ठीक है। इज द फॉर्म ऑफ जुडिशियल कंट्रोल दैट एग्जामाइन द एक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी दैट हैज हायर्ड द पर्सन। ये क्या करता है, किसी भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी ने किसी भी ऐसे पर्सन को अपॉइंट कर दिया जिसके पास ये पावर ही नहीं है, जिसके पास ये पावर ही नहीं थी कि वो ये कर सकता है, ये एक्शन ले सकता है, लीगैलिटी नहीं थी किसी भी पर्सन की, वो डिसीजन ले रहा है, क्यों, क्योंकि वो पर्सन जो है वो अपॉइंट ही नहीं हुआ है, वो अपने आप से ही करी जा रहा है, मतलब उसको प्रोसीजर नहीं है अपॉइंटमेंट का। तो वहां पे जो है आपकी रिट ऑफ क्यो वारंटो लगती है। तो यहाँ पे पर्पस यही है कि क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकती है सुप्रीम कोर्ट उस पर्सन को कि वो उस ऑफिस को छोड़े, क्योंकि उसने वो रॉन्गफुली किसी करप्शन या किसी उसके थ्रू रेफरेंस या बिना किसी एग्जाम को क्लियर करके उस ऑफिस में अपना काम करना शुरू किया है, तो वहां पे आपकी क्यो वारंटो लगती है। ये सिर्फ किस किस के केसेस में लगती है, आपकी जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल एक्शंस, ठीक है। अगर कोई ऐसा जुडिशरी में कोई ऐसा बंदा बैठ गया है ना, एट द सेम टाइम क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज में कोई ऐसा बंदा बैठ गया जो बिना किसी प्रोसीजर के वहां पे आपके डिसीजंस लेने शुरू कर दिए, तो उसके लिए क्यो वारंटो लगती है। लेजिस्लेचर, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इनके लिए को वारंटो जो है वो इश्यूज नहीं की जाती। ओके, तो ये आपकी 5 रिट्स थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं, हम एज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आर्टिकल 32 है, उसमें सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है रिट्स, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए। एंड 226 में हाई कोर्ट इशू कर सकता है रिट्स। लेकिन पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा और भी किसी कोर्ट को ये पावर दे सकते हैं कि आप सर रिट्स इशू कीजिए। लेकिन अभी तक आपके पार्लियामेंट ने ऐसा कोई डिसीजन ले लिया है और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही आपकी पावर है कि वो क्या रिट्स इशू कर सकते हैं। ओके, तो एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसकी, सिर्फ फंडामेंटल राइट अगर किसका वायलेट हो रहा है तो उसके अगेंस्ट रिट इशू कर सकता है। एट द सेम टाइम हाई कोर्ट जो है अगर किसी का लीगल और फंडामेंटल राइट दोनों वायलेट हो रहे हैं, या लीगल राइट वायलेट हो रहा है, फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो उस केस में हाई कोर्ट जो है आपकी रिट्स इशू कर सकता है। तो ये जो थी आपका पूरा कंसेप्ट था रिट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स जो है आपके पार्ट 3 में मेंशन्ड है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आई होप आप सबको ये वीडियो क्लियरली समझ आ गई होगी। अगर आपको यह चैनल और आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। हम एट द सेम टाइम मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहती हूँ कि हमने जो है एलाइड की टेस्ट सीरीज शुरू की है, जिसमें हम टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं, जिसमें हमारे टोटल टेस्ट 10 है, जिसमें से हम ले चुके हैं ऑलरेडी 2 टेस्ट। उसमें से आप बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, और हम जो है एंड में 2 एक फुल लेंथ टेस्ट भी कंडक्ट कराएंगे। हम लाइव इवेल्युएशंस भी करते हैं इन टेस्ट की, इनको कंडक्ट करवा के उनकी एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। क्वेश्चन जो है वो 200 होते हैं और टाइमिंग्स आपकी 9 AM से 12 PM होती है, 3 आवर्स। जैसे आप एग्जाम देते हैं उसी
उसमें उसी पैटर्न में। ओके, तो अगर आप उसे भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे इस नंबर पे डीएम कर सकते हैं। तो अगर आपको ये पूरी वीडियो समझ आई होगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।